सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। सबको ऐसा लगता था कि ये आवारा है, कुछ नहीं है, बस इसका दिमाग खराब है। ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे साथ क्लास में कोई बैठता ही नहीं था। मैं अगर किसी टेबल पे बैठा होता था, लोग खड़े होकर चले जाते थे। बैक बेंचर तक बन गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब लाइफ खत्म करने का टाइम आ गया, कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, दोस्त ही नहीं है। इतना ज्यादा रुआसा सा हो गया था, कोने में बैठ के रोता होता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को कॉल किया एट दैट मोमेंट, जब मैं बिल्कुल ऐसा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, खत्म, सुसाइड कर लेता शायद मैं। उससे शायद 20-30 मिनट पहले मैंने फादर को कॉल किया आखिरी बार कि मैं एक बार अपने पापा से बात कर लेता हूँ। वो जो मोमेंट था ना, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। बिकॉज मैंने पापा को पहले तो फ़ोन उठा के बोला, मैंने कहा हेलो पापा। तो पापा कहते, पापा आवाज़ से समझ गए थे कि आज कुछ गड़बड़ है। बोले कि क्या हुआ। पापा ने भले ही मुझे उस वे में सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। देन ही वो सेइंग कि क्या हुआ बता। मैंने कहा पापा आज ऐसी हालत है कि मेरा मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर लेता हूँ ज़िंदगी यहाँ पे। इतनी बुरी हालत थी उसमें, रोने लग गया मैं। एंड ही वॉज लाइक पूरी बात, उन्होंने बोला पूरी बात बता क्या है। तो मैंने पूरी बात बताई, इस तरह से बिज़नेस फेल हो गया, दोस्त मुझसे बात नहीं करते, बुली करते हैं, बहुत बुरी हालत थी, लिटरली थी। मैं जब चलता था तो लोगों को लगता है ना कि बुली कैसे कर सकता है कोई, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। बहुत बुरी हालत थी लिटरली। पापा ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने जो चीज़ें कही ना, वो मेरी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर गया। तो पापा कहते हैं कि सब सही है, अंकुश बोलते थे मुझे, सब सही है अंकुश, लेकिन तुझे याद है तू बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं तो तुझे रोक ही रहा था। मैं तो कह रहा था कि भाई तू मत जा, क्या करेगा जाके, अपने पास सब कुछ है। पर फिर भी तू गया, अपनी जिद से गया, चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मलाल नहीं है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, तू गया था अपनी जिद से, पर यहां से अगर तू वापस आ गया ना, तो जिंदगी भर का मलाल अपने दिल में लेके आएगा कि तू हार के आया। फिर पापा ने मुझे बोला कि यहां से ना दो रास्ते निकलते। पहला कि तू भाग के वापस आ जा कायर की तरह। दूसरा, वहीं पे खड़ा डट चीजों का सामना कर, प्रॉब्लम कहाँ रही है वो समझ, वो बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की। क्योंकि हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती है हम कहते हैं उसकी वजह से। नहीं, वो उसकी वजह वाला जो आप बोलते हो ना, ऐसा एक गलती उसकी होगी, 3 गलतियां आपकी भी होंगी, आपने भी समझने में कहीं ना कहीं गलती की होगी। तू वहां पे बैठ के समझ कि तुझसे गलती कहां हुई, तू क्या करने गया था, क्या तो अपने पाथ से भटक तो नहीं गया, अपने बिलीव को वापस लेके आ, दुनिया को छोड़ दे, अपने आप पे भरोसा रख। दुनिया का साथ लेने का ये जो है ना तेरे अंदर दिमाग में है कि दोस्त नहीं है मेरे पास, वो ख्याल भी छोड़ दे। तू जो करने गया था उस पर ध्यान लगा, अगर तूने वो किया तो तेरे ना ये जो जो भी तेरे साथ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक होने लगेगी, बिलीव मी। बाकी आना चाहते तो मैं तो बैठा ही हूँ। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान हु वेयर्स मल्टीपल हैट्स। ही इज़ अ पॉपुलर यूट्यूबर, ही इज़ अ एजुकेशनिस्ट, ही इज़ अ केमिस्ट्री टीचर, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इतनी सारी चीज़ें ये करते हैं, ये कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बात करते हैं हमारे साथ जो आज गेस्ट है, जो है अरविंद अरोरा, बेटर नोन एज A2 मोटिवेशन ऑन यूट्यूब। अरविंद भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट आपके सेगमेंट्स बताएंगे कि हम लोग इसको कितना कंटिन्यू करते हैं। लेट्स डू दैट देन। आप इतने पॉपुलर है, जी आपके 1,30,38,00,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब जी। पे। आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंसान इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करता है आपको बारे में जानता है, लेकिन फिर भी इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दिखते हैं। आप सूरतगढ़ में पैदा हुए, लेकिन लोग कह रहे हैं आप सूरत पे पैदा हुए। नहीं, ऐसा मैं क्यों? सूरत में बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ हूँ। हाँ, मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो सूरत में ही था। मैं सूरत में रहा हूँ, पर पैदाइश मेरी सूरतगढ़ की है, जो कि गंगानगर राजस्थान में है। बहुत ही छोटा सा कस्बा, एक टाउन है। वहाँ पे आपने पले बड़े, आप वहीं पे आपने Born एजुकेशन and वहीं brought की, up, वहीं yes, पे की आपने एजुकेशन yes. अपनी। और आप 88 में पैदा हुए, ये भी मैं 86, इसके हिसाब से आप 86 मुझसे born भी हूँ। छोटे हैं। हाँ, 86 बोर्न हूँ मैं। 28 86 सितंबर 28 सितंबर 1986। 1986। वहाँ पे आप पले बड़े, आप आगे बढ़े। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप
वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है राइट। हाँ। सो आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे, क्योंकि ज़िंदगी में यही था कि भैया इंजीनियरिंग कर लेंगे तो यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की, उसके बाद आप केमिस्ट्री टीचर बन गए, उसके बाद आप सडनली यूट्यूबर बन गए और आज इतने पॉपुलर है आप। तो ये सफ़र कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से केमिस्ट्री टीचर से फिर यूट्यूबर, ये सफ़र कैसे हुआ आपका? एक्चुअली ना ये सोच के नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि शायद ये प्लान्ड होता है, कुछ भी लाइफ में प्लान्ड नहीं होता है। पहले तो मुझे लक पे बिलीव था ही नहीं, होता ही नहीं था कभी, लेकिन अब डेस्टिनी पे ज़्यादा बिलीव बढ़ गया, बिकॉज अब जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सपने से कम नहीं है। मैं बहुत छोटी सी सिटी से निकला हुआ हूँ और मैं बहुत बार ऐसा बोलता भी हूँ कि छोटी सी सिटी से निकला हुआ इंसान अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अब जर्नी की बात की जाए तो बहुत रोलर कोस्टर राइड है और मैं खुद भी ऐसा कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, डॉट कनेक्ट करता हूँ तो मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। बिकॉज एक ऑन एन एवरेज एक बिलो एवरेज फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो शॉपकीपर हैं, मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं, ज़्यादा बड़े सपने थे ही नहीं। और मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ तो उनको ऐसा लगता था कि भैया अपनी शॉप है वो यही संभालेगा। हमारे लिए तो वही बाहुबली का साम्राज्य था हमें लगता था कि यहीं बैठना है। सपने भी कैसे होते थे कि मेरे चाचा की भी शॉप थी, मेरे पापा की भी शॉप थी, तो अब होता है ना कंपटीशन होता है, चाचा के भी बेटे हैं, पापा का मैं हूँ ही, तो ऐसा रहता था कि हमें उनसे बड़ी दुकान बनानी है इतने से ही सपने होते थे, उनसे बड़ी दुकान बनानी है। और जनरली मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर ने ना मतलब ऐसा कभी हमें ना सिल्वर स्पूनिंग में नहीं रखा। उन्होंने हमेशा बोला कि भैया सिर्फ स्कूल की फीस देते हैं, उसके अलावा तुम्हें मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ साथ में काम भी करना है और काम करोगे तभी बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई बैट पसंद आ गया तो हमें मिल गया होगा या फिर कोई चीज़ पसंद आ गई तो हमें ईजिली मिल गई होगी, कुछ नहीं। कुछ पसंद आया है तो आपको अर्न करना पड़ेगा, ये हमें बचपन से सिखाया गया। भैया दुकान पर आओ, बैठो, टाइम स्पेंड करो, वहाँ से तुम्हें कुछ पॉकेट मनी मिलेगी, उससे जो खरीदना हो खरीद लेना। और वो जो एक्सपीरियंस था ना, शुरू में ऐसा लगता था मेरे पापा बहुत क्रूअल हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था मेरा मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है यही कि क्या लगता कर रहे हैं हमारे साथ माँ बाप यार। एग्जैक्टली। बट आज एक्चुअली मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। तो अगर मेरे फादर ने उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें नहीं सिखाई होती, जो सेल्समैनशिप थी, मैं शॉप पे जाता था, एक्चुअली क्या काम करता था मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत सारे लोग सरप्राइज रह जाएंगे। 7th 8th स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट 5th या 6th स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं जब से दुकान पे जाता था। सबसे पहला काम मेरा ये होता था कि अगर स्कूल नहीं है तो मुझे झाड़ू करना सारा पूरे शॉप का, फिर उसके बाद पापा के आने की तैयारी करना, पूरी साफ़ सफाई करना, ये सब मैं करता था। और हमें इसमें कोई शर्म नहीं रखी जाती थी कि तुम्हें करना है, दिस इज़ योर जॉब। ये सब करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद पापा आते थे, काउंटर पे बैठते थे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद पापा बोलते थे कि भैया ये लो और जाओ सेल्समैनशिप, जाओ मार्केट में जाओ, बेच के आओ। मैं पहली बार जब बोला था ना पापा ने, हमारे वहाँ क्या होता है, निरोल की टिक्की होती है। निरोल की टिक्की मतलब जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये है और तुम्हें इसके ऑर्डर लेके आने हैं। तो मैंने कहा आपने सिखाया तो है ही नहीं। बोले यही काम है, यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, जाओ और सीख के आओ। मैं बोले ठीक है। पापा ने बोला ये देखो ये 3 तरह के होते हैं, ये 250 का है, ये 280 का है, ये 300 का है ना। और मैं मासूम सा था, 6ठी 7वीं क्लास में ही था। तो पापा बोलते थे कि भैया जाओ और सेल करके लेके आओ, किसी को बेच के आओ, ऐसा था। तो मैं पहली बार जब बाहर निकला, अब मुझे पता नहीं था क्या करना है, बट मैंने पापा को बहुत देखा था लाइजनिंग करते हुए, किस तरह से सामान बेचा जाता है। तो फॉर्चुनेटली जो मेरा पहला ही मैं जब बाहर निकला, थोड़ा मैं बच्चा सा था तो क्यूट था, तो एक बाहर निकलते, वहाँ धान मंडी थी, बाहर निकलते एक शॉप थी, मैंने अंकल की शॉप पे गया और अंकल कहते हो मतलब जानते थे पापा को, बोलते अच्छा और बेटा क्या हाल चाल। मैंने कहा अंकल बहुत बढ़िया। तो मैं अपने अपनी क्यूटनेस से वहाँ पर बहुत ही प्यार से बोला कि क्या लेगा। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, बस ये 3 है, इनमें से एक ऑर्डर दे दो आज अपना काम हो जाएगा। सो उन्होंने मुझे 3 पेटी का ऑर्डर दिया, मैंने 320 रुपये में बेच के आया मैं उसको। पापा ने 300 कहा था एंड आई वॉज लाइक, मैंने आगे गया ही नहीं और मैं इतना खुश था। मैंने कहा 300 बोले थे, 320 में बेच के आ रहा हूँ, मैं सीधे शॉप में चला गया। मैं कहा आज तो पापा बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे ठाकुर शाबाशी देगा कुछ नहीं। मैंने पापा को बोला 3 पेटी का ऑर्डर आ गया। पापा कहते हैं बस 3 पेटी का ऑर्डर। ही वॉज लाइक, खुशी वाली सीन नहीं, उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हर बार, तो अप्रिशिएट नहीं करते थे वो, बट उनको लग रहा था कि ये धीरे धीरे सीख रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा भी ये ऑर्डर कैसे दिया, क्या दिया,
बट अभी वो सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज वो सेल्समैनशिप नहीं थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने बचपन से सीखा है किस तरह से चीज़ें बेची जाती हैं, लाइजनिंग कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे शॉप पे सीखने को मिली। तो मुझे लगता था मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट बाद में अब मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल था दैट इज़ वेदांतु नीट मेडिजी केमिस्ट्री के नाम से। मैं पूरे इंडिया में पहला ऐसा एजुकेटर था जिसने अपने यूट्यूब के चैनल को, जो कि 0 रुपये में खड़ा होता है, आपको सबको पता है एक मेल आईडी हो तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, तो उस चैनल को मैंने बहुत महंगे प्रॉपर्टी के दामों में एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में मर्ज किया था। वो इंडिया का पहला ऐसा चैनल था जो मर्ज हुआ था। और उसमें मैंने क्या किया, अब ये सब लाइजनिंग सीखी कहाँ से, बचपन से काम कब आई, अब इस स्टेज पर। और मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा स्टेज फियर खत्म किया मेरे पापा ने। जाओ बोलो, बात करो, बोलो, लोगों से बात करोगे तभी तो समझ में आएगा। वो स्टेज फियर खत्म हुआ, वो कम्युनिकेशन स्किल सीखी, वो आज मुझे काम आती तो है। अननोइंगली आपके पापा ने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा दी जो आपको आज ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहुत काम आती है। आई रियली रिस्पेक्ट माई फादर अ लॉट। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखी थी, जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे तो आपके पापा ने पहले आपको मना किया, फिर बाद में बोला कि देख तेरा डिसीजन है, अब तू ही लेगा अपने ज़िंदगी के सारे डिसीजन। अब हम लोग मिडिल क्लास घर से आते हैं और हमारे सपने कुछ अलग है। मुझे याद है जब मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था तो मैं कहीं पे मैं काम करना शुरू हो गया, 3 महीने मेरे पिताजी को मैंने बताया नहीं। वो बैंक गए तो बैंक में किसी महिला ने उनको बताया आपके लड़के का नाम आता है पेपर में, देखो। तो फिर मेरी बताने की उनको हिम्मत हुई। बोलने का मतलब ये है, ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक ऐसे चीज़ में आप आए, चाहे आप टिकटॉक पे पहले आपने शुरुआत किया फिर यूट्यूब में आए, तो ये कैसे बताओगे आप फैमिली को कि यार मैं यूट्यूबर हूँ? ये क्योंकि ये समझना तो बहुत मुश्किल भी है किसी के लिए, तो ये कैसे हुआ फिर? मेरी लाइफ में जितने अप्स एंड डाउन्स आए ना, उनसे मेरे फादर को ऐसा लगता, मतलब शुरू में ही उनको ये बिलीव नहीं था कि कुछ करेगा जिंदगी में, फ्रेंकली स्पीकिंग। उनको ऐसा लगता था कि इसका ना एक्चुअली एनर्जी बहुत है, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल नहीं है। उनके लिए एक जगह टिक नहीं पाएगा, ऐसा रहता था। और पापा को टेंशन भी रहती थी क्या करेगा जिंदगी में। इसलिए ना उन्होंने हमेशा मुझे धक्का दिया कि भैया तेरी रेस, मेरा उससे कोई मतलब है ही नहीं, और अगर मुझसे मतलब रखना है तो ये रही दुकान, बैठ जा। सिंपल है। और एक्चुअली ये स्टेटमेंट है ना पूरे घर वालों को पता था। अब उसमें मैं बहुत बार अपने मामा का नाम लेता हूँ, बट वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ पे पहुंचा नहीं होता। एंड ये सबको पता था। तो एक दिन मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया तो क्या करना चाहता है, मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा। मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी किया ही नहीं। मैंने कहा जिंदगी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी थी उस टाइम पे। तो मेरे स्कूल में, मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, मेरे गुरुजी मुझे बोला करते थे कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपने को पता है प्रधानमंत्री क्या होता है, पर एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि मैं कथाओं में, बोध कथाओं में बहुत पार्टिसिपेट करता था। स्टेज फियर मेरा 0 था। मैं जाके खड़ा हो जाता था, चाहे 500 क्राउड हो, 700 क्राउड हो। ये सब चीजें मैंने बचपन से देखी हैं। लेकिन फादर को कभी बिलीव नहीं होता था। मुझे लगता है ना सारी दुनिया विश्वास कर लेगी, लेकिन फैमिली विश्वास नहीं करेगी कि आप कुछ कर सकते हो। शर्मा जी का बेटा कर सकता है। शर्मा जी का बेटा कर सकता है, पड़ोसी का बेटा कर सकता है, मतलब घर पे जो लाल बैठा है ना वो उस पर कभी यकीन नहीं होगा। ठीक है, बट कोई नहीं। और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ भी, बिकॉज मुझे टाइम लगा बहुत। लोगों को बहुत कम समय लगता है, वो सोच पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मुझे बहुत समय लग गया कि एक्चुअली मुझे क्या करना है मुझे मालूम था ही नहीं। क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी इस वजह से नहीं थी कि जो भी चूज करता था उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो मैंने अपना जर्नी कैसे शुरू किया, पापा तो चाहते ही नहीं थे कि बाहर जाए, लेकिन फिर भी जिद करके आ गया। अब जिद करके आ गया, उसमें भी ये था कि लोन लेना पड़ा, क्योंकि पापा बोलते भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं तेरे सपनों के लिए। सिंपल सी बात है, अगर तुझे जाना है तो भैया तो अपना रास्ता देख ले। तो मुझे यही समझ में आया, लोन लेते हैं और जाते हैं। पापा मुझे छोड़ने भी नहीं आए। मुझे आज भी याद है जिस कॉलेज मुझे जयपुर के बस स्टैंड पे मैं उतरा अपना पूरा सामान लेके, बैगेजेस एवरीथिंग, मैं अकेला था उस टाइम पे। और वहाँ से मुझे जगतपुरा जाना था जो कि बहुत दूर था, 23 किलोमीटर। मैं अकेला सब उठा के गया, वहाँ तक पहुँचा। अपना एडमिशन का प्रोसेस भी मैंने खुद ही नहीं किया। फादर का सिग्नेचर करना था वो मैंने खुद नहीं किया और दिया। 4 साल तक मेरे पापा को पता ही नहीं कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ, कभी आए ही नहीं। पर वो जो 4 साल थे, उन 4 सालों ने मुझे जितना सिखाया ना, मुझे नहीं लगता मुझे और कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट है जहाँ मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिल सकता था। मैं बहुत ब्रेक डाउन हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एक बार एक मोमेंट ऐसा था जब मैं कॉलेज में था, मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड करना चाहता, मतलब मैं एंड करना चाहता अपनी लाइफ को। रीज़न क्या था कि घर पे हो तो पैम्पर करके पाला होता है। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पापा का तो फिर भी ऐसा था कि, पर मम्मी बहुत प्यार करती थी, हर एक इच्छा पूरी हो जाती थी। पापा नहीं करते थे तो मम्मी कर देती थी। ऐसे करके पैम्परिंग करके पाला गया।
तो जब आप घर के माहौल में रहते हो ना, आपको पता ही नहीं होता लोगों से बात कैसे करनी है। मतलब एक व्यवहारिकता अलग चीज होती है, बिजनेस सेल्समैनशिप अलग चीज होती है। सेल्समैनशिप पापा ने सिखा दी, बट व्यवहारिकता, लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है। हर बार आप खरीद और बेच तो नहीं सकते हो, स्पेशली रिश्ते तो नहीं खरीदे और बेचे जाते, दोस्त तो नहीं खरीदे और बेचे जाते, वो सब नहीं आता था क्योंकि हम कभी व्यवहारिक, मैं कभी रहा ही नहीं। तो जब मैं कॉलेज आया तो मुझे लगा यहाँ की दुनिया तो बहुत अलग है। मैं आपको सच बताता हूँ, आप अगर घर में हो और बाहर नहीं निकले हो, बॉस, दुनिया बहुत खराब है। मतलब आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। आप कब गिर जाओ कोई पता नहीं है। मेरे साथ बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए, तो मुझे लगा कि यार थर्ड ईयर की बात है, मैं अपना एक मुझे बिजनेस स्टार्ट करने का खुद का बहुत कीड़ा लगा हुआ था, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी गुरु मूवी देख के। रात को कुछ और था नहीं, तो गुरु मूवी एक ऐसी मूवी है ना जो आपको अंदर से आग लगा देती है। मैं भी खुद का कुछ करूंगा। धीरू भाई अंबानी आग लगा देते हैं। तो रात को 12 बजे मूवी देखने बैठा, 4 बजे तक मूवी देखी, इतना जोश भर गया कि भाई साहब वहां से मैंने अपनी एक एक्स ग्लैमर नाम की कंपनी थी, मुझे शुरू करनी थी, मैं मैगजीन छापूंगा। तो ये सोच के मैं निकला, शेयर निकाल लिए मैंने अपनी कंपनी के, लोगों को शेयर दे रहा हूँ 10-10 रुपए के, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जैसे धीरू भाई अंबानी ने किया था। मैं भूल गया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, धीरू भाई अंबानी का जमाना कुछ और था, बट फिर भी मैंने किया। लोगों ने बिलीव किया, पैसा दिया, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, मैंने अपनी मैगजीन के लिए लगाया शुरू करने के लिए। बट वो आइडिया फ्लॉप होना ही था, बिकॉज उसका कोई रोड मैप था ही नहीं। पता है, जब आप सक्सेसफुल होते हो ना तो दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन जब आप गिरते हो ना तो दुनिया जो वाट लगाती है ना, उसका हिसाब किताब करना बड़ा नामुमकिन सा होता है। सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, सबको ऐसा लगता था कि ये आवारा है, कुछ नहीं है, बस इसका दिमाग खराब है। ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे साथ क्लास में कोई बैठता ही नहीं था। मैं अगर किसी टेबल पे बैठा होता था, लोग खड़े होकर चले जाते थे, बैक बेंचर तक बन गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब लाइफ खत्म करने का टाइम आ गया, कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, दोस्त ही नहीं है। इतना ज़्यादा रुआसा सा हो गया था, कोने में बैठ के रोता होता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बिजनेस भी चला गया, दोस्त है नहीं, कॉलेज में क्या करूं मुझे पता नहीं, करने में क्या आया था, घर से भी सपोर्ट उतना, घर से सपोर्ट है ही नहीं। और क्योंकि पापा को तो मैं ये बोल गया था, मैं तो बस जा रहा हूँ, अपने डिसीजन में खुद लूंगा, तो मैं पापा को कैसे बोल दूँ कि मेरी ये हालत है। बट लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपने फादर को कॉल किया एट दैट मोमेंट, जब मैं बिल्कुल ऐसा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, ख़त्म, सुसाइड कर लेता शायद मैं। उससे शायद 20-30 मिनट पहले मैंने फादर को कॉल किया आखिरी बार कि मैं एक बार अपने पापा से बात कर लेता हूँ। वो जो मोमेंट था ना, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। बिकॉज मैंने पापा को पहले तो फ़ोन उठा के बोला, मैंने कहा हेलो पापा। तो पापा कहते, पापा आवाज़ से समझ गए थे कि आज कुछ गड़बड़ है। बोले कि क्या हुआ। पापा ने भले ही मुझे उस वे में सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। देन ही वो सेइंग कि क्या हुआ बता। मैंने कहा पापा आज ऐसी हालत है कि मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर लेता हूँ ज़िंदगी यहाँ पे। इतनी बुरी हालत थी उसमें, रोने लग गया मैं। एंड ही वॉज लाइक पूरी बात, तो उन्होंने बोला पूरी बात बता क्या है। तो मैंने पूरी बात बताई, इस तरह से बिज़नेस फेल हो गया, दोस्त मुझसे बात नहीं करते, बुली करते हैं, बहुत बुरी हालत थी, लिटरली थी। मैं जब चलता था तो लोगों को लगता है ना कि बुली कैसे कर सकता है कोई, मैंने वो चीज़ें देखी हैं, बहुत बुरी हालत थी लिटरली। पापा ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने जो चीज़ें कही ना, वो मेरी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर गया। एक तरह से उस मोमेंट में मुझे बहुत ज़रूरत थी। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ, बट मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में आते हैं, अगर आपको लगे कि यार आपको लोग बुली कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, देखिए जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं ना, जनरली वो अकेले होते हैं, क्योंकि आप बहुत अलग हो दुनिया से। तो आप किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आप उसे फ़ोन करो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा समझता है। तो प्लीज़ आप जाओ, उसे फ़ोन लगाओ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था मेरे फादर मुझे सबसे ज़्यादा समझते हैं, मुझे समझ पाएंगे वो। और मैं पता नहीं, मैं तो आखिरी बार बात कर रहा था उनसे, बट फादर ने उस वक्त मुझे एक बात बोली, क्योंकि मैं उनसे झगड़ के आया था। तो पापा कहते हैं कि सब सही है, अंकुश बोलते थे मुझे, सब सही है अंकुश, लेकिन तुझे याद है तू बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं तो तुझे रोक ही रहा था, मैं तो कह रहा था कि भाई तू मत जा, क्या करेगा जाके, अपने पास सब कुछ है। पर फिर भी तू गया, अपनी जिद से गया, चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मलाल नहीं है मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, तू गया था अपनी जिद से, पर यहाँ से अगर तू वापस आ गया ना, तो जिंदगी भर का मलाल अपने दिल में लेके आएगा कि तू हार के आया। फिर पापा ने मुझे बोला कि यहाँ से ना 2 रास्ते निकलते, पहला कि तू भाग के वापस आ जा कायर की तरह,
दूसरा वहीं पे खड़ा, डट, चीज़ों का सामना कर, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो समझ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। क्योंकि हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती है हम कहते हैं उसकी वजह से, नहीं, वो उसकी वजह वाला जो आप बोलते हो ना, ऐसा एक गलती उसकी होगी, 3 गलतियां आपकी भी होंगी, आपने भी समझने में कहीं ना कहीं गलती की होगी। तू वहां पे बैठ के समझ कि तुझसे गलती कहाँ हुई, तू क्या करने गया था, क्या तो अपने पाथ से भटक तो नहीं गया, अपने बिलीव को वापस लेके आ, दुनिया को छोड़ दे, अपने आप पे भरोसा रख। दुनिया का साथ लेने का ये जो है ना तेरे अंदर दिमाग में है कि दोस्त नहीं है मेरे पास, वो ख्याल भी छोड़ दे। तू जो करने गया था उस पर ध्यान लगा, अगर तूने वो किया तो तेरे ना ये जो भी तेरे साथ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक होने लगेगी, बिलीव मी। बाकी आना चाहते तो मैं तो बैठा ही हूं, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड ही वाज लाइक, वो जो शब्द उन्होंने बोले वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और जब उन्होंने वो शब्द बोले दिल को चुभ गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने सब छोड़ा, मैंने दिमाग लगाया कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं क्या बिजनेस करने गया था? नहीं। लोग मुझे कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इंजीनियरिंग करने गया था। वहां पे मैं लोगों को गलत प्रूव करने गया था कि भैया मैं सिर्फ दुकान पे बैठने के लिए नहीं हूं, मैं इंजीनियरिंग अपने बलबूते पे करने आया था, लोन लेके, सब भूल गया। तो फाइनली मैंने पूरा का पूरा ध्यान सब छोड़ के पढ़ाई पे लगाया। अब हुआ क्या, मैं बैक बेंचर था, मेरे साथ कोई नहीं बैठता था। मैंने कहा जब अकेले ही बैठे तो सबसे आगे क्यों नहीं बैठूं। तब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अब क्लास में जाऊंगा, मेरे साथ कोई बैठे नहीं बैठे, मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठूंगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब हुआ कुछ यूं कि जब ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ मैं बदल गया हूं ना, दुनिया थोड़ी बदली है। और ये बदलाव आपकी तरफ से आता है। अब जब आप बदलोगे और उस पर स्टिक रहोगे तो फिर दुनिया इस चीज को समझती हुई भागती है कि ये बदल गया है, पर शुरुआत तो आपको करनी होगी। मैं एक दिन जब लेक्चर हो रहा था, सब देखते रह गए, मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हूँ, और आगे वाली सीट पे बैठते हैं टॉपर। मैं आया, बैठ गया, वहां पे 3 टॉपर बैठे हुए थे मेरी क्लास के। जैसे ही उन्होंने मुझे बैठते पहले दिन वहां पे बैठे देखा, वो तीनों वहां से खिसक लिए अपना टेबल। मतलब बिलीव मी, सोचो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं आके बैठ रहा हूँ, मैं संभलता अपने आप को संभालता, वो तीनों उठ के वहां से चले गए। फिर भी मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने एक ही बात का ध्यान रखो, ये आपने फोकस रखो बोर्ड पे, क्या करने आए हो ध्यान रखो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो। मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 दिन ऐसा हुआ। बाद में उनको समझ में आ गया कि इसमें बदलाव आ रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। उसके बाद मैंने वो सेमेस्टर टॉप किया, 2nd टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट। और जब मैंने वो किया तो उसके बाद जितने टॉपर्स थे, मैंने पहले तो सबको पीछे छोड़ा था। सिर्फ एक लड़की थी, वो मुझसे सिर्फ 8 नंबर आगे थी, और सब लोग हैरान थे। तो पापा ने जो बात बोली थी ना उस दिन कि तू अपने आप पे बिलीव करेगा, अपने आप पे बिलीव करते ही लोग भी तुझ पे बिलीव करना शुरू कर देंगे, वो मोमेंट में मैंने देखा। जब मैंने 2nd टॉप किया तो सारे टॉपर्स अब मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, मेरे पास आके बैठ रहे हैं। तब वो माहौल जो था ना दोस्ती वाला, जो मैं सोचता था कि आप दोस्ती के लिए भागो मत, किसी भी चीज़ के लिए, इनफैक्ट दोस्ती के किसी भी चीज़ के लिए भागो मत, अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ होगा। अगर आप सोचते हो, आप अपने आप पे बिलीव रखते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं जो मेरी लाइफ के। फादर की सलाह जो है बहुत ही ऑन पॉइंट, इसलिए बोलते हैं बाप बाप होता है। बाप नहीं, मैं बहुत मानता हूँ उनको। अगर उन्होंने उस दिन वो फ़ोन पे उठा के मुझे बातें नहीं बोली होती, शायद मैं आज यहाँ बैठा ही नहीं होता। हो सकता मैं अपनी लाइफ को एंड जैसे जिस तरीके की भी हम जब भी आपके फादर की बात अभी भी आप कर रहे हैं या पहले भी आपने किसी शो पे किया है, ऑब्वियसली यू आर वेरी क्लोज टू हिम। ठीक है, उन्होंने आपको अपने अलग तरीकों से आपको एक सीख भी दी है ज़िंदगी में, आपको सिखाया भी, जैसे सेल्समैन आप बताए, सेल्समैनशिप भी सिखाई है। ये ज़िंदगी का इतना बड़ा आपको एक सबक दिया है कि आपको ये करना है। उन्होंने एक और चीज़ सिखाई है जो बहुत रेयर केस में बहुत कम लोगों को पता है। मेरे पापा बहुत खुददार है। मैं आज इस स्टेज पर हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ कुछ भी खरीद सकता, और उनके लिए मैंने प्लान भी करके रखा है। लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगते। बोला मैंने अपने पापा से कुछ नहीं मांगा, मैंने जो बनाया मैं अपने बलबूते पे बनाया, तूने जो बनाया अपने बलबूते पे बनाया, वो तेरा है। तो उनकी वो खुददारी तब थी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उन्होंने अपने पिताश्री से भी कुछ नहीं लिया, वो खुददारी हम तब देखते आए थे। अब हुआ क्या, मेरी लाइफ में एक मोमेंट एक और आया स्पेशल। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कॉलेज के बाद भी अपने करियर को लेके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पर फाइनली मैंने एक दिन फिर मैं पागल टाइप का इंसान, मतलब मैं फिल्मी टाइप का इंसान, मेरे साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने फादर को एक दिन कॉल लगाया, मैंने कहा पापा आप एक काम करो, एक वसीयत बनवाओ, और उस वसीयत में लिखवाओ कि भैया मेरा आपकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, और वो जितनी प्रॉपर्टी है ना, जो भी आपने बनाया है, क्योंकि वो आपने बनाया है, आप जिसको चाहे देके जाओ, मुझे नहीं चाहिए।
मैं लिटरली बोला अपने फादर को। हम्म, और वो क्यों बोला? क्योंकि मैं तब स्पिरिचुअली बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई छोटी चीज छोड़ते हो ना, तो कुछ बड़ा ऊपर वाले ने कुछ बड़ा रखा रखा आपके है लिए। आपके लिए। तो मैंने इस थॉट प्रोसेस से पापा को बोला। वो खुददारी थी। पापा मुझे बोलते कि ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने कहा आप खुददार हो तो आपका बेटा भी तो खुददार है। और मैं उस वक्त बैंकरप्ट था, कुछ नहीं कमा रहा था। वहां से फिर से मैंने अगेन, हर बार बिलीव टूटता है आपका, पर बिलीव आपको, ऐसे इंसिडेंसेस आपको वापस से बिलीव दिलाते हैं। तुझ में जामवंत है, तुझ में हनुमान है, तेरे में छुपी हुई शक्तियां हैं। तू ढूंढ तो सही अपने आप को। जिस दिन तू ढूंढ लेगा ना, अपने आप को पा जाएगा और वो कामयाबी मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो फादर ने, हर बार मुझे याद आती है, मैं रिकॉल करता हूँ और फिर से पावर आ जाती है। मुझे एक बात बताइए कि ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रगल रही है आपके लाइफ में, शुरुआत से, चाहे पढ़ाई का बोल दीजिए, चाहे आपने मैगजीन का बताया, हाँ। चाहे अदर आपकी शादी भी एक बहुत अनकन्वेंशनल, आपकी वाइफ आपसे 5 साल बड़े, आर्य समाज में शादी हुई, बहुत ज़्यादा बैंड बाजा बारात में नहीं हुई शादी। मुझे एक बात बताइए, जब आप ये पाथ फॉलो कर रहे थे अपने करियर का बोल सकते हैं, या हाँ। अपने सक्सेस की तरफ जा रहे थे, ऐसा एक कौन सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि भाई अब मैं हो गया हूँ, मतलब आई हैव अराइव्ड, कुछ तो बढ़िया हो रहा है लाइफ में? ऐसा कोई तो एक मोमेंट आया होगा। हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं, हाँ। वो कभी शादी की बात आती है ना, हाँ। लोग यूथ क्या करता है, ये शादी, ओ माय गॉड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे। और जनरली लोग करते ही नहीं, 30-30 साल तक शादी नहीं करते हैं। क्यों? लोग नहीं करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, उनको यार एक और खुद का तो भार उठा नहीं पा रहे, एक नया। तो आज सुबह ही बात हो रही थी, मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझसे पूछा ये आपने कब शादी की? मैंने उस वक्त शादी की थी जब मैं खुद कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मुझे लगता है कि प्यार ही बहुत कुछ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद भी हैरान था कि मैं खुद कुछ करता नहीं, एक और बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे उठा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे वो पसंद आ गई, मुझे उससे शादी करनी है। और वो बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था। मैं तैयारी करने के लिए गया था, जिस घर पे रहता था उसी घर में वो थी, और वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। और बस वो लव एट फर्स्ट साइट था, वो प्यार भी नहीं था। मुझे लगता था कि यही बंदी है जो मेरी एनर्जी को, आपको स्कैटर्ड एनर्जी को संभाल सकती है, यूनिडायरेक्शन कर सकती है, चैनलाइज कर सकती है। तो 6 महीने तो मैंने उनके आगे पीछे गुजार दिए। कुछ जो काम करने गया था वो किया ही नहीं। 6-7 महीने वो क्या करती है, मैं उनको जानना चाहता था स्पेसिफिकली। 5 साल बड़ी थी बट बहुत स्पेशल थी वो, बिकॉज वो बुक्स पढ़ती थी, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के। अब 6 महीने निकाल दिए, पेपर भी खराब हो गया, जो पेपर देना था AIEEE का वो भी खराब हो गया। और फाइनली मैंने कहा यार अब 6 महीने खराब हुए हैं, कम से कम बोल के तो जाऊं कि मैं 6 महीने खराब क्यों किए हैं, आपके लिए किए हैं। तो जाने का वक्त आ गया, कोचिंग वाले बोलते भैया हो गया तुम्हारा, निकलो। हो गया, अगले वाले एग्जाम की तैयारी करो। अब 1 महीने बाद एक एग्जाम था, तो मैंने कहा यार चलो अब निकलना तो है, घर पे दे लेंगे वो एग्जाम, पर बात बोल के जाते हैं, दिल में नहीं रखते हैं बात। तो उनकी मम्मी को बोला मैंने कि मैं लास्ट बार मिल सकता हूँ क्या? बोला ठीक है मिल लो भाई, क्योंकि उनको कभी शक हो ही नहीं सकता ना, मुझसे 5 साल बड़ी थी, उनको लगता था क्या ही होगा इनका क्या हो सकता है। और उसके लिए रिश्ते भी आ रहे थे, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से डॉक्टर के रिश्ते आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छे से रिश्ते आ रहे थे। मैं गया नीचे, मैं उनको बोला कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त हम दोनों अकेले थे फॉर्चुनेटली, तो मैंने उनको बोला, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा कूद जाओ। तो उनको बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। शादी करनी है। उसने कुछ नहीं बोला, वो स्पिरिचुअली होते हैं बड़े शांत भाव के होते हैं। तो वो अंदर से हंस रही थी, पूरी बात सुनी उसने, मुझे कब से जानते हो, क्या जानते हो, मतलब ये सब भाव कैसे आ गए कि शादी करनी है। और उनका ये भी था कि कुछ करते ही नहीं हो, अभी तो तुम तैयारी कर रहे हो। फिर लास्ट में उन्होंने पूरा कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद लास्ट में जो 2-3 लाइन बोली, वो मेरे लिए अगेन सेकंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। बिकॉज वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप के पैसे, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे माँ बाप के पैसे खराब करके तुम यही सब करने आए हो क्या? शी वॉज लाफिंग। फिर वो कहती है कि भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, 6 महीने पहले जब तुम आए थे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, घर वाले ऐसे बोलते थे कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट, सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। लास्ट में वो मोमेंट था जब उसने बात बोली थी कि एक सलाह देती हूँ, और मैं ये बात बहुत बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पर मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगता है बार बार जब मैं रिकॉल करता हूँ कि एक सलाह देती हूँ, और उसकी आंखें चमक रही थी उस वक्त। वो बहुत ही ब्रिलियंट मोमेंट था मेरे लिए। तो सलाह देती हूँ कि अपनी लाइफ में अपने लिए टारगेट बनाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे तुम्हें सब मिल जाएगा, और शायद मैं भी। यू नो,
मैंने कहा शायद मैं, मुझे और कोई लाइन का है ही नहीं ध्यान, शायद मैं भी वाला जो सीन था ना वो इतना स्पेशल था मेरे लिए, तो मैं सोच रहा था यार रुको, 6 महीने में अकेला इस आग में नहीं हूँ, बंदी भी है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर हमने डिसाइड किया, फिर म्यूचुअली हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की, बात की, पहले हम एक दूसरे को जानने लगे। मैं उन्हें जान रहा था बहुत सारा, पर वो मुझे बहुत कम जानती थी। हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई, बहुत सारी प्लानिंग की लाइफ की, और उन्होंने मेरा हर सिचुएशन में साथ दिया है, इन एनी सिचुएशन, इन एवरी सिचुएशन। आई थिंक दैट्स व्हाट अ पर्सन नीड्स। जब Exactly. आप इतना लड़ रहे हो जिंदगी से, आप चीजें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप- आपको वो आप- अनकंडीशनल सपोर्ट अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट आई गेस। आप सोचिए ना सर, मैंने बहुत सारी, मैं जनरली लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं, उनके डिसीजन बड़े मैच्योर होते हैं, उनको ना सिर्फ प्यार नहीं देखना होता, उनको फैमिली भी देखनी होती है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। बट उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मुझे बनाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे मोमेंट मैंने देखे हैं लाइफ में, मुझे छोड़ के कभी नहीं गई कि मैं तेरे साथ ही हूँ, और हम तेरे तो बोलते हैं, हम आप बोलते हैं, हम आपके साथ ही हैं, आप जो भी करो हम आपके साथ हैं। बहुत बार 2 से 3 बार बैंक करप्ट हुआ, नहीं, वो मेरे साथ ही है। ऐसे मोमेंट देखे हैं मैंने। उसने मेरे साथ 7-8 साल का स्ट्रगल किया, फाइनली अब पे ऑफ नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी आहुति होती है एक तरह से अपनी ज़िंदगी दे देना किसी बंदे के लिए। एंड उनका यूट्यूब का चैनल भी था, उन्होंने वो भी छोड़ दिया मेरे लिए, मुझे बनाने के लिए। अरविंद अरोड़ा, आज अरविंद अरोड़ा है उसकी वजह से। तो फाइनली अब कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, बट हम लोग देखें 7-8 साल, ये भी मैंने कभी नहीं बताया कि 7-8 साल वो मेरे साथ रही किराए के मकानों में। उसको बहुत बुरा लगता था। हमारा क्या है, हम तो क्या है, लड़के हैं, हमारा क्या है, हमको कॉलेज टाइम पे किराए पे ही रह रहे हैं। वो कभी रही नहीं हो, नाजों से पाला हुआ, बहुत अजीब लगता था, लेकिन वो मेरे लिए रहती थी। कभी भी मकान मालिक आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो बड़ा दुख होता था उसको अंदर से। और पर मैं क्या कर सकता था, इतने बड़े तो हम हो नहीं गए थे खुद का घर खरीद लें। फाइनली जब मोमेंट आया मेरी लाइफ का, मैंने अपना जो पहला घर खरीदा बेंगलोर में, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उनको उनके हिसाब से डिज़ाइन कराया, वो कृष्णा की भक्त हैं। हमने बहुत लेविश, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, उसमें कृष्ण भगवान का वास है। कभी आप आओ तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वृंदावन में कृष्ण भगवान का वास दिखेगा, आपको हमारे मंदिर में भी दिखेगा, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग प्रतिमा है जो हमने स्थापित की है। और वो घर मैंने एक्चुअली उनके नाम किया है। मैंने कहा मैं कर्ज तो नहीं चुका सकता हूँ, बट ये आपके लिए है। भाई आपने इतना बताया कि ये कैसे भाभी ने आपका साथ दिया और ये सब चीज़ें आप आगे बढ़े। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो नॉर्मली मिडिल क्लास घरों में होती है कि जब आप कुछ नया कर रहे होते हो, आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी बागी की तरह ही बिताई है। हाँ। हर जगह बागी, पढ़ाई में बागी, इधर बागी, काम धंधे में बागी, शादी भी आपने बागी बन के ही किया है। तो आई एम श्योर कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि माँ बाप से ज़्यादा बाकी लोगों को ज़्यादा पड़ी होती है कि वो बुआ जी बोल रही है, बाबा जी बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहा है। तो मुझे बताइए कि जब वो आपको आप एक स्टेज पे देखते हैं, आपके अगर यूट्यूब कमेंट्स पे हम लोग वीडियो पे कमेंट्स वगैरह देखें, आपको आपके फॉलोअर्स इतना प्यार करते हैं, आपसे सजेशन लेते हैं, भैया भैया करके आपको संबोधित किया जाता है, और आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब ये अब आप जो उन रिश्तेदारों के बीच में आते हैं जिन्होंने किसी ज़माने में आप पे विश्वास नहीं किया होगा या आपके बारे में बुरा बोला होगा, अब वो माहौल कैसे चेंज हुआ है? मैंने अपने फादर से सेल्समैनशिप सीख ली, लेकिन व्यवहारिकता मुझे नहीं आती थी कि अपने घर में किस तरह से व्यवहार किया जाता है। भी मिलने आना जाना होता है, चाहिए आपको अपने घर पे, मतलब चाचे ताए के कभी दुख सुख में जाके आ जाओ। मैं ये काम नहीं करता था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करता था तो अच्छा है। कारण क्या है, अब करेंगे, नहीं कर पाए कुछ लाइफ में तो वो सुनाएंगे, कर लिए तो फिर चिपकेंगे जब जरूरत नहीं है। अभी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं बेंगलोर हूँ और मेरे सारे रिश्तेदार तो काफ़ी दूर रहते हैं, तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट दे नहीं दे सब चलता है। बट जब मेरे फादर को आके बोलते हैं ना कि आपका लड़का वहाँ पहुँच गया, यार देखो आपका लड़का ये कर रहा है, और मेरे फादर एक बार स्माइल कर दें कि हाँ सब अच्छा है, अच्छा लग रहा है, तो बस मेरा हो गया, सब पा लिया हमने। सब पा लिया। मुझे बस उसी तसल्ली हो जाती है। अच्छा मुझे बात बताइए, आप इतना कंटेंट वगैरह, इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएट करते हैं और बहुत एंगेजिंग कंटेंट है आपका। आपने एक इसमें कहा था कि टिकटॉक ने आपको एक बार अप्रोच किया था कि आपका कंटेंट बहुत एंगेजिंग है, 38 सेकंड्स का आपका एंगेजमेंट है, बाकी उसका 15 सेकंड होता है। इतना एंगेजिंग कंटेंट आज भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये तो आपके कंटेंट की बात हुई, जब लेकिन आपको कंटेंट देखना होता तो आप किसका कंटेंट देखते हो फिर? देखो जो कंटेंट है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो यूट्यूब जर्नी है वो एज अ केमिस्ट्री टीचर शुरू हुआ था। तो जब मैं केमिस्ट्री की वीडियोस बनाता था तो मैं केमिस्ट्री के टीचर्स को देखता था
तब अपने प्रदीप क्षेत्रपाल सर थे, अपने गब्बर सिंह ट्यूटोरियल था, उनके वीडियोस देख देख के मैंने केमिस्ट्री सीखी और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई। और ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो मैं भुवन को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मतलब हम लोग एक साथ बहुत जल्द अभी मिलने भी वाले हैं और ही इज़ रियली अमेजिंग। उनसे बात होती रहती है। तो मुझे लगता है कि भुवन का जो कंटेंट है वो जिस तरह से अपने कंटेंट में मेहनत करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली, क्योंकि मैं खुद भी स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें सुनना और देखना अच्छा लगता है। तो जया किशोरी जी हैं, उनसे मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया। मैं पहले नहीं जानता था उन्हें, पर जितना जान रहा हूँ उतना महासागर लगता है। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम लेता हूँ, आप उनके बारे में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। सबसे पहले, क्योंकि अगर आप एक टीचर है, एक टीचर है जो बहुत फेमस है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, खान सर के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनसे मिलने जाना है, 2-3 बार हो गया ऐसा कि हम लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं और सब फाइनल हो गया। अचानक से कभी उन्हें काम आ जाता है, कभी मुझे काम आ जाता है। हम एक दूसरे के एडमायरर हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। कभी खान सर को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, तो मैंने बहुत बार खुल के सपोर्ट किया उन्हें। कभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो हम लोग भाई भाई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके, बड़ा मज़ा आता है। भुवन के साथ आपके कैसे संबंध है? आप क्या भुवन, जब आप बात करते हो तो क्या बात करते हो आप भुवन? एक्चुअली मैंने ना मेरा खुद का स्टूडियो बनाया था बेंगलोर में, और मैं चाहता था कि ना पर्सनली भुवन आए, देखे। रोहित भैया से बात होती थी, रोहित भैया मैनेजर है भुवन के, तो वो पर आ नहीं पाया। तो फिर उसने बोला, मतलब रोहित भैया ने बोला कि तू एक काम कर, गूगल मीट पे जा, तू वीडियो कॉल कर और सारा दिखा। तो पूरा मैंने उनको स्टूडियो टूर करवाया था। एंड ही वाज लाइक, मेरे अभी हाल फिलहाल मैं बताता हूँ, मेरे पास 10 सिल्वर प्ले बटन है, 3 गोल्डन प्ले बटन है और एक डायमंड प्ले बटन है। एंड सब इंस्पायर हम लोग, यार भुवन से तो कौन इंस्पायर्ड नहीं है। तो मैं जब उसको ये सब चीज़ें दिखा रहा था, एंड ही वाज लाइक, यार अपने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, ये तो कहाँ पर यहाँ स्टूडियो बना लिया। बड़ा अच्छा लग रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था। पर मुझे पता है कि वो जिस लेवल पर है हम नहीं है, बट फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा है कि वो दिल रख लेता है। अमित बड़ाना को कभी आपने वो तो बहुत डाउन टू अर्थ है। जब भी आप क्या होता है कि भुवन बिजी रहता है और भुवन भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बट अमित का ये सीन है कि आप इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्टली मैसेज कर रहा हूँ और उसका डायरेक्ट रिप्लाई आ रहा है। देखिए वो इतना डाउन टू अर्थ बंदा है और वो जी भाई करके ही बात करता है। सो स्वीट, सो स्वीट। और रणवीर के साथ आप अभी हाल फिलहाल में थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका रणवीर के साथ? आपको क्या लगता है रणवीर के बारे में? रणवीर है ना, बहुत अगेन उसका भी रोलर कोस्टर राइड है। उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, लेकिन अब जिस पोजीशन पर है ना, मुझे वो खुद बहुत इंस्पायर करता है। और उसके जो पॉडकास्ट है, मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ सीखना है ढंग से, अच्छे क्रिएटर्स से, तो आप रणवीर के पॉडकास्ट देख लो। और उसमें उसका भी दिखता है एक्चुअली ना, मुझे लगता है ना, वो जैसे पॉडकास्ट करता है वो अपने आप को भी चेंज करता है। बहुत सारी लर्निंग तो उसकी पॉडकास्ट से ही है। इस वजह से, क्योंकि रणवीर हमारा इन्वेस्टर भी है और वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी है, जो कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट की है। और पर्सनली जब उससे मिलने का मौका मिला तो और भी अमेजिंग, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। उसके 2-3 पॉडकास्ट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो मैंने खुद देखे हैं। तो हाँ, ही इज रियली अमेजिंग। संदीप माहेश्वरी जी से आप मिले, बहुत उनकी भी बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग है भाई साहब। वो तो ऐसे हैं कि जब कॉलेज में थे हम, तो मेरे साथ एक दोस्त थी मेरी, मैं अभी शेयर करता हूँ, ये भी किसी को पता नहीं है। तो कॉलेज टाइम से देख रहे हैं उनको, 2008 की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी एंड उनको क्रश था संदीप माहेश्वरी जी पर। वो हमारी अच्छी दोस्त थी। तो वो आके बोलती है एक दिन मुझे, और हम संदीप माहेश्वरी सर उस वक्त फेमस हो रहे थे और हम कोई यूट्यूब पे ज्यादा थे ही नहीं। भी मतलब उन्होंने इमेजेस बाजार और ये सब, हाँ, मतलब ही वाज एन विजनरी ऑफ अनदर लेवल आई गेस। बिल्कुल। तो वो आती है मुझे रूम पे, बोलती है कि यार तूने एक लड़का देखा, बहुत मोटिवेशन कर रहा है, बहुत स्मार्ट दिखता है यार, बहुत हैंडसम है। मैंने कहा अच्छा कौन है? बोले संदीप माहेश्वरी। यार मेरा क्रश हो गया है। मैंने कहा हम तेरे फर्श पे खड़े हैं 4 साल से, हमने नहीं देखा, और ये बंदा वीडियो बना के तेरा क्रश हो गया। एंड आई वाज लाइक, ये छोटे छोटे से मूवमेंट है जहाँ पर ना आप कुछ इमेजिन करते हो, कुछ कुछ सामने। मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है जब आप कुछ बोलते हो अंतरिक्ष में। और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव होते जा रहा है आजकल। मैंने उस टाइम पे उसे बोला था कि यार अच्छा, ये वीडियो बना के तेरे दिल में बसा हुआ भाई, तेरा क्रश बन गया, हम भी बनाएंगे। मतलब बोल तो दिया था मैंने, बट अगेन ना स्टेज फेयर होता ही है। आप इतना आसान नहीं जितना संदीप सर इसको इजी वे में ले जाते हैं। उनके बहुत सारे सेमिनार्स मैंने देखे हैं। वो खुद कहते हैं मुझे ये सब प्रॉब्लम्स थी, बट धीरे धीरे करके जैसे वो फेमिलियर होते चले गए, वैसे उनको बहुत काम हो गए।
उनको अब इतना स्टेज फियर नहीं लगता। वो बहुत बहुत औसम है, वो पर्सनैलिटी अलग ही है। जब उनसे मिले थे जो हमने कॉलेज टाइम में देखा था और जो अब देखा है, उन संदीप महेश्वरी में दिन रात का फ़र्क है। अब बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ऑसम कंटेंट है उनका जो हम सब देखते ही हैं, नो डाउट। ये तो क्रिएटर्स की बात हो गई, लेकिन आप किस तरीके की किन किन एक्टर्स को पसंद करते हैं? क्या आपको मुझे बॉलीवुड में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मूवीज़ और स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे एक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर एनर्जी की बात करूँ तो मुझे रणवीर सिंह की एनर्जी बहुत सही लगती है। मुझे लगता है वो एक ऐसा बंदा है जो कि कैरेक्टर में घुस जाता है। अभी गुजराती मूवी थी, उसकी नाम मुझे याद नहीं है, बट जिस लेवल से वो गुजराती कैरेक्टर में घुस गया था, वो एक नेक्स्ट लेवल है। जयंती भाई हाँ समथिंग? हाँ, वो वाली मूवी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो मूवी। स्पेशली रणवीर का जो काम है वो बहुत अच्छा लगा था। पर अगर लिटरली मुझसे पूछो कि मैं किनको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे आजकल साउथ के जो हीरोज़ हैं, एक्टर्स हैं, ठीक है, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं साउथ में रह भी रहा हूँ, वो बहुत जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में ना दिखता कुछ और है कुछ और। हम मिल भी रहे हैं आजकल, तो वो खुद ही अंदर से बताते हैं कि अजीब सा माहौल है। साउथ में ऐसा नहीं है। हम वो बहुत जेन्युइन लगते हैं। जैसे कि आप प्रभास की बात करो, अल्लू अर्जुन की बात करो, और वो ना रिलीजियस भी है और रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। बॉलीवुड में सीन ऐसा ऐसा कोई लगता वाकया नहीं अगर है। आप किसी साउथ के किसी एक्टर से मिले, कुछ अगर आपका बहुत इंटरेस्टिंग? मैं मिला नहीं हूँ, हाँ 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 पर मैंने बहुत सुना है, समझा है। हाँ। जैसे आप अल्लू अर्जुन या फिर अल्लू अर्जुन के बच्चों की बात करो, या फिर आरआर जूनियर, आरआरआर मूवी में जो जूनियर था, एनटीआर जूनियर, हाँ। उनके बच्चों की बात करो, तो वो ना अपने बच्चों को इस तरह से उन्होंने पाला है कि रिलीजियस है वो सारे के सारे बच्चों को, दिखता है एक अलग ही तरह का ओरा है। और जो फैन फॉलोइंग है वहाँ की, यहाँ पर आपको फिर फेक फैंस दिख जाएंगे। वहाँ की फैन फॉलोइंग, उन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें रीजन होगा ना कुछ, वो फेक नहीं है हाँ, इतने जितने। आई थिंक बहुत एक सिंपलिसिटी भी हाँ, आपको दिखती ही है हमेशा, आप पेपर वगैरह में जब पढ़ते हो तो। बहुत बहुत से आप इतनी सारी चीज़ों में हैं, अभी आपका खुद का स्टार्टअप स्टार्टअप भी है। है, एजुटेक एजुकेशनिस्ट भी है आप। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कभी कभी बिल्कुल। सोचते हैं कि फिल्मों में जाए या वेब सीरीज? बिकॉज भुवन ने भी अभी ही डिड अ वेब सीरीज अपना खुद हाँ। का। तो आप भी कंटेंट क्रिएटर है, आपको लोग इतना जानते हैं, मानते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको भी उस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कभी आप सोचते क्या प्लान है आपके उस बारे में? बिल्कुल, हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं राजपाल यादव जी से मिल के आया था मुंबई। 2 से 3 घंटे हम उनके साथ बैठे, और हम लोग एक्चुअली प्लान भी कर रहे हैं। राजपाल यादव जी का एक खुद का एक प्रोग्राम है, राजपाल जी की चौपाल, जो हम लॉन्च करने वाले हैं। 17th को वो आ भी रहे हैं बेंगलोर, तो डेफिनेटली हम जाना चाहते हैं। और सपना ऐसे बस जो कभी कभार तो या तो मुँह से निकालो, पर निकाल लो तो उसको पूरा करो। हाँ। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, तो बोले यार कपिल शर्मा के शो में जाना है। ऐसा एक होता है ना। हाँ, तो मैंने बोल दिया कि कपिल शर्मा के शो में जाना है। हाँ। और पता नहीं अब ऐसा हो रहा है कि कभी मैं कुछ बोला हूँ ना, तो वो अब पूरा होता दिख रहा है, उस लाइन में जाता हूँ, दिखता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह। ऑब्वियसली हाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये तो आपको सब जानते हैं कंटेंट क्रिएटर के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपकी लाइफ की स्टोरी भी सब लोगों को पता है। मुझे बताइए कि घर पे अरविंद अरोड़ा कैसे है? क्या अरविंद अरोड़ा खाना बनाते हैं अपनी वाइफ के लिए? हाँ। रोमांटिक जेस्चर्स है या शांत है? बच्चों के साथ कैसे है जब आप घर पे अपने होते हैं? तो ये सब चीज़ें बताइए। घर में क्या है ना कि मैंने जैसे कहा, मेरे मेरे ना एनर्जी बहुत है। पर मैं अभी कई बार लोग पूछते भी आपकी वाइफ क्या करती है, क्या वो भी एक इन्फ्लुएंसर है? उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया था मेरे लिए, बट मैं आपको बोलता हूँ कि घर में ना एक पागल बहुत है। ठीक है। तो मुझे लगता है घर अब हमारी क्यों बनती है, बिकॉज मैं थोड़ा एनर्जेटिक हूँ, वो थोड़ी काम है। तो आप रणवीर सिंह है, वो आपकी दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका, हाँ हो सकती है, दीपिका से खूबसूरत है। मेरी वाइफ दीपिका से भी खूबसूरत है। बट हाँ, हमारी जोड़ी इसलिए बन रही है कि या मैं अगर हॉट हूँ तो वो कोल्ड है, हम एक वो नॉर्थ है, मैं साउथ हूँ, ऐसा सीन है इस वजह से। आपके एजुटेक स्टार्टअप के बारे में हमें कुछ बताएं कि क्या है? ये भी 2019 की बात है। मैं जेई नीट की क्लासेस लेता था, तो रिजल्ट आया था। तो उसमें 2019 की बात है कि मेरे एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था नीट एग्ज़ाम में। और उसके क्योंकि हमने जब रिज़ल्ट फाइंड आउट किया ना, तो उसके बायोलॉजी में बड़े कम नंबर थे, इस वजह से। और मुझे कॉल आया शाम को कि सर अक्षय ने सुसाइड कर लिया। वो मैं डिलेमा में चला गया था बहुत ज़्यादा। मैं 2 दिन तक मैं ये सोचते रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, हालांकि मैं 7 साल से मैं पढ़ा रहा था। तब मुझे लगा यार, यहाँ पर एक बच्चा इतने डिप्रेशन में चला गया कि वो सुसाइड कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को एंड कर रहा है। क्यों? कारण क्या है? और डीप डाइव करें ना, तो नीट में एमबीबीएस की सीट्स हैं 80,000,
फॉर्म भरे जा रहे हैं 16 लाख, कितने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। हाँ, अब जिनका नहीं हुआ है, जो बहुत एक एक दो दो तीन तीन चार चार सालों से तैयारी कर रहे हैं, डिप्रेशन लाजमी है, उन्हें डॉक्टर बनना था। पर फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्या सिर्फ बोर्ड में एग्जाम की कॉपियां भरना या इन एग्जाम्स में बबल भरना सिर्फ यही करियर को डिफाइन करेगा क्या? आपको नहीं लगता कि जब से इंटरनेट एक्सेसिबल हुआ है, जितना चीप इंटरनेट आज अवेलेबल है, हमारे लिए इनकम के सोर्सेज बढ़ गए हैं। आज आप इंटरनेट के थ्रू आप 1 लाख छोड़िए साहब, तब तो ऐसा लगता था कि क्या इंटरनेट से कमाया भी जा सकता है क्या, 5,000 10,000 रुपए। आज इंटरनेट के थ्रू आप 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया कमा सकते हो। तो क्या ये जो ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं, ये कन्वेंशनल एग्जाम्स हैं, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या? व्हाट यू नीड। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने तो कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं किया, मैं फिर भी यहां तक पहुंचा हूं। रीजन क्या है? रीजन ये था कि मेरे पास एक स्किल थी, वो थी कम्युनिकेशन स्किल। मुझे बोलना आता है। एंड बाय द वे, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। भाई उसका फोबिया हटाओ। मैं आपको बताता हूं कि बेंगलोर में सब इंग्लिश बोलते हैं, सब। और हम लोग कहाँ के हैं? नॉर्थ के। जब मैं गया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ऐसा लगता था कि यार इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं। मैं पहले अपने आप को उस फोबिया से बाहर निकालने के लिए क्या किया पता है? मेरी वाइफ का बर्थडे था, हम लोग गए 5 स्टार। 5 स्टार में आपको जो एंटरटेन करते हैं ना वेटर, सारे अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी फिल्मी है, लेकिन मजेदार बात है। मैंने कहा बहुत हो गया फोबिया यार, परेशान हो गया हूँ, इंग्लिश 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 इंग्लिश, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा यार। मैं नहीं जानता हूँ कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, नहीं आती, नहीं आती। मैं खुले में चौड़े में बोलता हूँ, नहीं आती इंग्लिश, तो व्हाट? तुम्हें हिंदी आती है? नहीं आती। हमें गर्व फील करना चाहिए, हमारे मातृभाषा है हिंदी, बहुत अच्छी भाषा है, बोल के तो देखो। तब क्या हुआ पता है? मैंने कहा बहुत हो गया फोबिया, अपना मोराल गिरते जा रहा है, मैं ही नहीं गिर जाऊं कहीं इस चक्कर में। तो मेरी वाइफ का बर्थडे था एंड मैं कहा आज अपन 5 स्टार चलेंगे। तो हम लोग ITC गार्डेनिया गए और वहां पे जाके बैठे, आज यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। बंदा आया वेटर, वो इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं ना डिमीन नहीं कर रहा हूँ किसी को, बाय द वे, कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने भी झाड़ू लगाई है, बात उसकी नहीं है, बात मेरे मोराल की थी कि कब तक ये इंग्लिश का फोबिया अगर सिर पे और चढ़ गया तो मैं तो गया, मैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। और जनरली लोगों के साथ होता है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपका जो इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछता है तो आपकी क्या हालत होती है? आपको लगता है मेरे को इंग्लिश नहीं है तो मैं कैसे जवाब दूंगा? आपकी कैपेबिलिटीज वहां चेक नहीं की जा रही है, कम्युनिकेशन चेक की जा रही है। जबकि आपको पता है कि इंग्लिश काम नहीं आने वाली, आपका जो टैलेंट है वो काम आने वाला है, समझने की जरूरत है। तो इंग्लिश को फोबिया बना के अपने आप को गिराने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या ना, हम टेबल पे बैठे हैं, मैंने कहा आज आपका दिन है। ओके, मैंने वेटर मैंने ऐसे हाथ किया, मैंने कहा प्लीज, आया, वो इंग्लिश में बोला और इंग्लिश में पूरा सा वो बहुत ही वो होता है ना, मैं नहीं बता सकता क्या है, ठीक है, वो समोसे को भी बड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। तो वो दिखा रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ये अवेलेबल है, इंग्लिश में बोला सब कुछ। मैंने अब जागृति जो मेरी वाइफ है वो भी अनकंफर्टेबल है, मैंने उसको बोला अपने को हिंदी में बात करनी है, जो मंगाना हिंदी में मंगाना है। तो हमने अपनी टोन चेंज की, कोई इंग्लिश नहीं। तो मैंने हिंदी में ऑर्डर, शुद्ध हिंदी में ऑर्डर दिया, मैंने हिंदी में ही बोलेंगे। अब हुआ क्या पता है उससे, जब हमने हिंदी बोलनी शुरू की ना, उसने अपनी भाषा बदली। प्रॉब्लम ये होती है कि कोई इंग्लिश बोलता है तो हम अपनी भाषा चेंज करने लगते हैं। अरे रुको यार, क्या जरूरत है उसकी? जब हमने हिंदी बोला, उसने हिंदी बोलना शुरू किया, उसने सारा हिंदी में एक्सप्लेन किया। मैंने कहा अब मंगवाओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल, भाई इंग्लिश है ना, सब जानते, वेटर को भी आती, कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी बोलना सीखो और सम्मान करो अपनी भाषा का। और कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश है ही नहीं, समझने की जरूरत है। आप किसी को कन्वीनियंटली, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जब 10 शब्द बोलते हो उसमें से 5 शब्द हिंदी के, 5 शब्द इंग्लिश के बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब इतना होता है कि आप आसान भाषा में सामने वाले को अपनी बात समझा दो। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अंग्रेजी कम्युनिकेशन नहीं है बाय द वे। और उसके लिए अपने आप को, अपने मोराल को डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल थी मेरे पास और हर बार थी, और हर बार उसी वजह से मैं आगे बढ़ा हूं। तो मुझे लगा कि क्यों ना यार अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर हर तरह का स्किल बेस्ड कोर्स हो, ताकि इन बच्चों को यार कम से कम ऐसा तो रहे कि मुझे स्किल आती है, मैं कम से कम पैसा कमा लूंगा। जितना मैं डॉक्टरी में नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा पैसा आजकल इनमें है। कम से कम यार जब JEE और नीट का एग्जाम नहीं निकलेगा, सुसाइडल थॉट तो नहीं आएंगे। नहीं निकला, मुझे आती है डिजिटल मार्केटिंग, मुझे आता है CPU असेंबलिंग, मुझे आता है AC रिपेयरिंग, मुझे आता है फार्मिंग, मेरे पास अलग तरह की स्किल है, मुझे आता है कि मैं YouTube कैसे ग्रो करूं,
मुझे आता है मैं इंस्टाग्राम पे कैसे रील बना के पैसा कमाऊं, बहुत तरीके हैं। मुझे आता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होती है, मुझे आता है वीडियो एडिटिंग कैसे होती है। मैं क्यों मरूं? क्या मैं पैसा नहीं कमा सकता हूं? क्या बिल्कुल कमा सकता हूं। और अगर हर एक बच्चा आज हमारे हिंदुस्तान में, और गवर्नमेंट भी स्किल इंडिया इसीलिए लेके आई है कि भैया ट्रेडिशनल एग्जाम्स हैं लेकिन इतने डिपेंडेंसी मत रखो, सीट सबको तो नहीं मिलने वाली है, तो आप स्किल इंडिया के थ्रू अपने आप को स्किलफुल करो। एटलीस्ट स्किलफुल करोगे तो आपका ये मोराल हमेशा बूस्ट रहेगा कि भैया मेरा ना पैसों के मामले में कुछ नहीं हो सकता, पैसा तो मैं कहीं भी खड़ा होकर कमा ही लूंगा, और लोग कमा भी रहे हैं। तो हमने इस वजह से कॉन्कर ऐप हम लोग लेके आए, और अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी रोलर कोस्टर राइड में मैं एक टीचर रहा, एक इन्फ्लुएंसर रहा, अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ। मैंने खुद का एक बुक लिखा है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही है। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? मुझे सबसे अच्छा ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज, एक अलग लेवल है। बिकॉज आई थिंक बिकॉज आपको वो पावर है, आप जिंदगी बदलने का भी पावर है। एग्जैक्टली, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो। सबसे बड़ी शांति इस बात की है। मैं अभी मनीष पांडे से मिला था, वो जनरली सोशल मीडिया गुरु है। वो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में अगर कोई वाकई में देशभक्ति का काम कर रहा है वो दो लोग हैं। पहला तो जो सरहद पे खड़े है ना, आप सुरक्षित हो क्यों? उनकी वजह से, जो सरहद पे खड़े हैं, आपके लिए गोली खाते हैं। दूसरा, जो इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इज्जत से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी। समझिए, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं, इज्जत से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट कर रहा है ना, असल में देशभक्त वही है। क्योंकि लोगों के पास आज है ही नहीं ना। समझिए, आज बेरोजगारी है, उसके लिए लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो कि आपको इज्जत से, शान से नौकरी पे रखता है, आप उसके लिए काम करते हो और फिर आप शान से वो आपको चेक देता है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। यूथ एम्पावरमेंट यहां पर है, वो है असली सच्चे देशभक्त। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो जब मनीष पांडे ने ये बात बोली। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ। कॉन्कर में आज हमारे साथ 45 से ज्यादा लोग काम करते हैं, सबके घर परिवार चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे बीच में कि तूफानों में पले बड़े हैं आप, मतलब इतनी सारी अनकन्वेंशनल चीज़ें, अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। एक मौका ऐसा भी आया जब आपको लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, आपके पापा ने आपको सही रास्ता दिखाया। आपका एक अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी बच्चे को आप जानते थे, उसने सुसाइड कर लिया। अब इतना प्रेशर वाली ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ख्याल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। तो एक ऐसे आदमी से मैं जानना चाहूँगा जो तूफानों में पला बड़ा है और उसने हार कभी नहीं मानी। अगर ऐसे लोग अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, देख रहे हैं इस वीडियो को, सुन रहे हैं आपकी बातें, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज पीपल जो यार हार मान जाते हैं, उनको ऐसा लग रहा नहीं हो पा रहा है यार, अब क्या कहना चाहेंगे उनको? भाई साहब, ये नेचुरल है, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। इन दैट केस क्या, अब मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस किया है। और वो होता है लाइफ में ना, जब क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है, वो समझ में भी नहीं आता। कई बार हम लोग ये करियर चूज किए हैं लेकिन कुछ बात ही नहीं बन पा रही, और सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो मैं तो रोया हूँ अपनी लाइफ में। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि करियर की क्लैरिटी मुझे शुरू में थी ही नहीं, वो जो आज है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे वो करने को मिल रहा है जो मैं करना चाहता था। लेकिन करियर की शुरुआत में हर कोई इतना लकी नहीं होता। मुझे शुरू के 3-4 साल तो ये समझने में लग गए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, लिटरली नहीं पता था। मुझे हर बार डिससेटिस्फैक्शन लगता था। मैं कॉलेज में जॉब किया इनिशियली, पहले मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वो भी मैंने ऑलमोस्ट 8-9 महीने चलाया होगा, उसके बाद मैंने किसी को दे दिया। फिर मैं जॉब करा, जॉब करने में सेटिस्फैक्शन था ही नहीं। सुबह 7 बजे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं। फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि भाई रुको, थांबा, अभी ना अगर अब, और मेरे को बहुत चीजें लेट मिली हैं, और मैं अच्छा भी मानता हूँ कि मुझे लेट मिली, इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिली, इस वजह से सिर पे नहीं चढ़ी हुई। मैं जानता हूँ मैं धरातल से निकल गया हूँ, 2 बार बैंक करप्ट हुआ, पैसे का पता ही नहीं है अगले दिन क्या होगा। तो मैं जानता हूँ पैसे की वैल्यू क्या है, इस कामयाबी की वैल्यू क्या है, और मुझे करना क्या है। अब जब ऐसा कुछ होता है लाइफ में, तो आपको बताता हूँ आपको करना क्या होता है। एक्चुअली मैंने कहा यार थांबा, रुको, अपने आप को समझो, बहुत जरूरी है। और ये मैंने बहुत बार बोला है कि मेरे लाइफ का बहुत लकीस्ट मोमेंट था वो तब। मैंने अपने आप को 6 महीने का ब्रेक दिया था, मैं जब सूरत में था, और इनफैक्ट मैं राजस्थान में था, और मुझे ब्रेक लेना था। इस वजह से लेना था कि मैं समझ पाऊँ, क्लैरिटी आए थॉट्स में, मुझे करना क्या है। नहीं समझ में आ रहा था, डिप्रेशन में चला जाऊंगा थोड़े दिन में। तो इन दैट केस मैंने राजस्थान छोड़ा और मैं सूरत आया। सूरत में मैंने 6 महीने ब्रेक लिया। जब आपको ना अपने करियर में क्लैरिटी ना हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, भाई साहब ब्रेक लो,
मैंने 6 महीने का लिया क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था। आप 3, 4, 5 दिन का भी ले सकते हो, तब कुछ मत करो, अपने आप को एनालाइज करो। मैंने उन 6 महीनों में क्या किया मैं बताता हूँ। पैसे कमाने के लिए बाहर गया ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही चंक इतना इकट्ठा कर लिया था कि भैया 6 महीने में सर्वाइव कर लूंगा, मुझे आई नीड अ ब्रेक मैन, बहुत हो गया। उनमें क्या किया, पैसे के लिए कुछ नहीं। उन 6 महीनों में मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने रामानुजन पढ़ा, ओशो की तरफ इंक्लाइन था वो पढ़ा। उसके अलावा मैंने फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन किया। मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था। फिजिकल स्ट्रेंथन करने के अलावा ना एक और चीज रिक्वायर्ड होती है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि आंसर यहीं से मिलने वाले हैं, आंसर कहीं और से नहीं मिलेंगे। ये जो 200 पाउंड का मगज है ना, ये बहुत पावर छुपाए हुए है अपने अंदर। सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे और आप ही के अंदर से आने वाले हैं। और वो अब से चीजें कैसे ठीक होंगी, जब आप मेडिटेशन करते हो, अंदर जाते हो। ओशो कहता है कि एक्चुअली जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना बाहर, वो आपके अंदर ही है। जिस दिन ये तुम जान गए, भाई साहब तुम तृप्त हो गए। तो मैं उस मोड में चला गया था। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, स्पिरिचुअलिटी में चला गया, मेडिटेशन करता था। लिटरली आज बताता हूँ, मैं इतना टॉकेटिव हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो इतना टॉकेटिव होने के बाद ना आप मेडिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं 10 मिनट में आंखें बंद नहीं कर सकता था, अब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन 6 महीनों में बताता हूँ, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, लेकिन कोई भी आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। उसके बाद ये हालत थी कि मैं 2-2 घंटे अपने काउच में मेडिटेशन में बैठा रहता था। भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठा हूँ 2-2 घंटे, पता ही नहीं टाइम कैसे निकल रहा है, अंदर ही अंदर। बहुत औसम फीलिंग थी। मुझे लगता है वो एक्चुअली लाइफ है यार। 70 साल की जिंदगी है ना, यही करने नहीं आए। सुबह खड़े हो जाओ, तैयार हो, भागो पैसे के लिए, शाम को वापस आओ, फिर सुबह खड़े हो जाओ, तैयार हो, भागो पैसे के लिए, शाम को वापस आ जाओ। 70 साल की जिंदगी है, 1200-1500 साल की जिंदगी नहीं है, और यही करने नहीं आए। आप भी जानते हो, 2 लाख जीन्स में आप पैदा हो गए, आप लकी थे। अनसर्टेन था, आप पैदा होते अनसर्टेन था, लेकिन मरोगे जरूर, ये सर्टेन है। जब आपको पता है मृत्यु शाश्वत सत्य है, तो आप एनालाइज कर लो कि क्या जिंदगी में जो आप कर रहे हो यही करने आए हो क्या। दूसरी खास बात, उन 6 महीनों में जब मैंने अपने आप को जाना, तो मुझे ये समझ में आया कि ये 6 महीने की लाइफ ही एक्चुअल लाइफ है। ओशो क्या कहता है पता है? ओशो यही कहता है कि आप इस पृथ्वी पे आए हो किसको जानने के लिए? खुद को। आप खुद को समझ लिए, आपका जीवन धन्य है। लोग दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, आप में अपार शक्तियां हैं, उसको समझने की जरूरत है। उन 6 महीने में मुझे यह समझ में आ गया था कि ऐसी जिंदगी मुझे 20 साल और चाहिए, जहां मैं पैसों के लिए काम ना करूं, मैं बुक्स पढूं, मैं फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करूं, मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रेंथन करूं, मैं मेडिटेशन करूं। आपको नहीं लगता? आप खुद बताओ यार, इतना भाग दौड़ है, इतना भाग दौड़ है, अशांति नहीं है मन में, दिमाग शांत होता ही नहीं है। कंपटीशन, यार क्या कतल कंपटीशन मचाया है सोशल मीडिया पे। कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को बोलता, मैं सबसे पहले क्या चीज छोड़ूंगा पता है? सोशल मीडिया। भसड़ मची हुई है। और तब मुझे जो 6 महीने थे, मैंने एक मोमेंट था, 4 4th मंथ की बात है, जब मैं ब्रेक लिया हुआ था। एंड वो मोमेंट मेरी लाइफ में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया था। मैं बहुत बार बोलता हूँ उसके बारे में, फिर बताता हूँ उसके बारे में, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने आप को रिकॉल इसलिए कराता हूँ कि मैं वो लाइफ वापस जीना चाहता हूँ। क्या हुआ कि मैं जब मेडिटेशन में बैठा हुआ था ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, उस मोमेंट पे 1 सेकंड के लिए एक मोमेंट ऐसा था कि मैं अपने आप को मेडिटेट करते देख पा रहा था। ओह, दिस इज समथिंग ऑरा, अ काइंड ऑफ ऑरा, जो कि मेरी बॉडी से बाहर निकला हुआ था, मैं अपने आप को देख पा रहा था सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वो मैं घबराने से ज्यादा बड़ा एंथुसियास्टिकली उस चीज को देख रहा था कि ये क्या हुआ है। और गलती से क्या, मैंने 1 सेकंड बाद आंखें खोल ली और वो मोमेंट वहीं खत्म हो गया। वो ऐसा भी था कि मैं जिंदा भी हूं, कि बाद में पता लगा कि मैं तो अलग निकल गया हूं और बॉडी बाद में ऐसे हो जाए, मैं जिंदा भी हूं क्या। और ये हुआ था मेरे साथ लिटरली। तब मुझे समझ में आया कि ये जो 6 महीने की जिंदगी है, मुझे 20 साल जीनी है। फिर मैंने अपनी रिटायरमेंट एज फिक्स की कि मैं 40-45 के बाद, अभी 45 है, 45 के बाद पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। दैट विल बी माई रिटायरमेंट एज। अब 45 के बाद 70-75 तक तुम जीते हो, तो 20-25 साल का चंक इकट्ठा करो, इतना कि उसके बाद तुम्हें सोचना ना पड़े। उसी के लिए मैं हार्ड वर्क कर। तो अरविंद भाई, कुछ सवाल है हमारे पास में, हमारे कुछ कलीग्स हैं जी। उन्होंने ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। एक हमारे वीडियो एडिटर है केडी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिला होता तो आप क्या कर रहे होते? मैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन स्पीचेस दे रहा होता, क्योंकि ऑनलाइन से पहले मैं ऑफलाइन यही करता था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा पहला करियर जो मैंने चूज़ किया था, वो मेरा गेट का इंस्टीट्यूट था। मैंने खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जो 8-9 महीने बाद मैंने किसी को दे दिया था। तो उनमें क्या ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम चाहते थे कि भैया बच्चे आए,
अब बच्चे ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, आपके पास कभी भी ना कस्टमर चल के नहीं आता। अगर आप नया बिजनेस है आपका, आपको जाना पड़ता है लोगों के बीच में बताने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है, आओ। तो शुरू के 1 महीने ट्राई किया, कोई आया ही नहीं। फिर हमने समझा कि भाई जाना पड़ेगा। तो कॉलेजेस, अब मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, अभी तो पास आउट हुआ था, तो तब क्या था कि अब स्टूडेंट को लेके आएंगे तो सेमिनार देने के लिए जाना है, एग्जैक्टली यही काम करना है। लेकिन जब बन ठन के, अब तो हम एग्जीक्यूटिव हो गए, तो बन ठन के जाता था कॉलेज के गेट के बाहर, जब खड़ा होता था सुबह 9-10 बजे, तो गार्ड कहता था आपके पास परमिशन है? मैंने कहा नहीं है, तो भगा देता था कि परमिशन कहाँ से लाऊंगा, तो डीन की परमिशन चाहिए, कौन देगा, जानते तो थे ही नहीं किसी को। फिर हमने ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या था कि भैया ऐसा है, जैसे आप 3 इडियट में देखे हो कि आपको स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल की फीस नहीं, स्कूल की ड्रेस चाहिए। तो हमने कहा स्टूडेंट बन जाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई ड्रेस कोड होता नहीं है, बस वो नॉर्मल गंदे दिखने चाहिए हो आप, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्पाइकी बाल तो नहीं कर सकते, हमने कहा डूड नहीं लगना है, गीक लगेंगे। तो हम गंदे से बन के जाते थे, एक झोला टांग लेते थे, स्टूडेंट दिखते थे एकदम। और क्या, और हमें ये भी पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाई नहीं होती है। तो वो बड़ा सक्सेसफुल था, क्योंकि हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में जाते, गार्ड को लगता कि ये स्टूडेंट है, देखता ही नहीं था, हम नजर झुकाते सीधे अंदर चले जाते। उसके बाद क्या करते थे, जो भी क्लास खाली है, क्योंकि जनरली लास्ट के पीरियड खाली होते हैं, जो भी क्लास खाली है उसमें गए और वहां पर गेट के बारे में बताना। वहां से मेरा स्टेज फियर और ज्यादा खत्म होने लगा, और ऐसे करके मैंने 500 से ज्यादा सेमिनार्स लिए। सिर्फ गेट के बारे में नहीं बताता था, करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताता था, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था। मुझे बात करने बड़ा अच्छा लगता था। सो इफ यू वांट टू आस्क कि मैं क्या करता, तो मैं यही काम कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहे होते हैं, ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा, अवनी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ है जो हर सक्सेसफुल आदमी में होती ही है? आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं? भाई सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए, एनर्जी, 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 बस, ठीक है। इट्स एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एनर्जी नहीं है कुछ नहीं कर सकते हो। अब एनर्जी को ना बाहर थ्रो करने के तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह से एनर्जी को बाहर इस तरह से फेंक दो। मैं यहां पर ऐसा हूं, लेकिन जब यहां से कैमरा से हटूंगा तो वैसा नहीं हूं। जरूरत के हिसाब से एनर्जी को खर्च करो, वो जानना बहुत जरूरी है, और वो होना भी बहुत जरूरी है। बॉस, इस दुनिया को बदला है ना तो पागलों ने बदला है, और पागलों के पास अथाह एनर्जी होती है। जीत और हार में ना सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, और वो है जीतने की भूख। और जीतने की भूख उसी में होती है जिसके पास ना गंदी वाली एनर्जी होती है, बस। तो वो चाहिए। तो ये एनर्जी के बलबूते पे आपने बहुत कुछ अचीव भी किया लाइफ में। तो अवनी आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इतनी सारी अचीवमेंट्स है आपकी लाइफ में, माइलस्टोन्स है, सबसे फेवरेट माइलस्टोन या सबसे फेवरेट अचीवमेंट क्या है आपका? जो वही जब उसने कह दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखो, इतना सब कुछ मिल गया लेकिन दिल वही अटका आप हुआ है। समझो ना कि देखो आज जो अचीवमेंट है ना, आज तो मैंने नाम कमा लिया, सब कुछ हो गया। सोचो ना कि उस वक्त एक ऐसा बंदा जो कुछ करता नहीं, बेरोजगार है भाई, और ऐसी लड़की को चाहता है जो 5 साल बड़ी है, खूबसूरत है, ताड़ते हैं लोग, जब निकलती है लोग लाइन लगा के खड़े हैं, उसमें हमारा नंबर लग गया। आई वाज सो लकी। उससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कोई मोमेंट आएगा मेरी लाइफ। अच्छा, साक्षी आपसे पूछना चाहती है कि ये मोटिवेशन के बारे में सुनना, ये सब बड़ा मज़ा आता है सुनने में, लेकिन असल ज़िंदगी में कोई इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर ले? क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा ही होता है कि आप सुनते हो फिर भूल जाते हो थोड़ी देर बाद, तो इनकॉर्पोरेट कैसे करें? एक बिटर ट्रुथ बताता हूँ, ये है कठोर सत्य। अगर आपको कामयाब होना है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत कतई नहीं है, ये झूठ है। ये हमारे जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज है, जिसमें मैं भी आता हूँ, उनके द्वारा फैलाया गया झूठ है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। एक्चुअली मोटिवेशन आपको ना एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो देता है, क्या बोलते हैं उसे, कैफीन, जिसमें आप ना ऐसे हो जाते हो मुझे करना है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो देगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगा, यार ये बंदा मिला यार, ये एनर्जी दे रहा है, या आज ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। 2, 3, 4, 5 घंटे बाद जब अपने खुद के घरों में जाते हो, सब वैसी की वैसी सिचुएशन दिखती है, उसी दुनिया में वापस चले जाते हो, तो मोटिवेशन खत्म। फिर लगता है कि हम इसी के लायक हैं, दुनिया खत्म, हमारे सपने खत्म। होता है 4-5 दिन रहता है। तो क्या जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए? डिसिप्लिन, अनुशासन। आप एक बात समझिए, बहुत सिंपल है। अनुशासन का मतलब ये कतई नहीं है, और वो बहुत, कमिटमेंट इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट यार। सपने दिखाने को दुनिया 100 दिखा देगी, आप खुद ही कमिटेड नहीं हो तो क्या कर लोगे? आप में खुद में अनुशासन नहीं, क्या कर लोगे? सुबह आप जल्दी उठ नहीं सकते, अपने आप को चैनलाइज कर नहीं सकते, टाइम मैनेजमेंट है नहीं आपका, खुद से सीखना नहीं चाहते हो,
ईगो भरा हुआ, मुझे सब कुछ आता है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, वो काम जो आपको कतई पसंद नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, उनको प्राउड फील करवाने के लिए, जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है, फिर भी आप अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से करते हो, शिद्दत के साथ करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, और उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा कि जिससे आपको यकीन हो गया कि भाई मेरी ज़िंदगी तो इंटरनेट ही बदलेगा अब, जो भी, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ में? ऑब्वियसली जब ऑफलाइन में थे तो कितने बच्चों को पढ़ा लेते थे, 200, 250, 300। तब मैंने एक डिसीजन लिया था। एक्चुअली वन ऑफ दी टॉप एटेक कंपनी है, वो अपना जेई और नीट का सेगमेंट लेके आ रही थी, और उनको एजुकेटर्स की ज़रूरत थी। तब वो नहीं थी, अब तो वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा और मुझे अप्रोच किया, और तब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, और मेरी अच्छी खासी सैलरी थी बाय द वे। ऑफलाइन में अच्छा पैसा मिल जाता है, मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए कमाता था पूरे दिन में पढ़ा के। वो आए मेरे पास, ये 2017 की बात है, 16-17 की बात है। वो आए, वो कहते हैं कि सर, हम लोग जेई नीट का ऑनलाइन सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, आप आओ हमारे साथ पढ़ाओ। ऑनलाइन का क्या मतलब है? कैमरा पे पढ़ाना है आपको, हाँ, कैमरा ही स्टूडेंट है। ऑफलाइन में ना, ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है, हाँ, मजा आता है, लाइव क्लास वाइब है, वाइब बहुत अलग अब ऑनलाइन में कैमरे को देख के पागलों के जैसे बोले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ रहे हो? हाँ, बट उसने बोला कि सर ये है, और हम आपको 30,000 रुपए देंगे महीने के। हाँ, मैंने कहा 30,000 रुपए? मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ महीने का, हाँ, वो 30,000 रुपए तुम तो यहाँ से यहाँ ला रहे हो। हाँ, तो बोले यार, मैं अग्री नहीं था उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। कौन आएगा 1.5 लाख से 30,000 रुपए काम करने के? 5 बार 6 बार पीछे पड़े रहे, मीटिंग हुई। फाइनली कहता है कि सर, एक लास्ट में उसने जो लाइन बोली ना, वो बहुत कतल लाइन थी। वो कहता है कि सर, सिनेरियो चेंज होने वाला है, ये समझ लो आप, ऑफलाइन से ऑनलाइन आने वाला है। और जिसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया, कमाता वही है। शेयर मार्केट में तो ऐसा ही होता है, आज से 6 महीने बाद की स्थिति देख लोगे तो आप कमा लोगे। तो उसने जो लाइन बोली ना कि सर, ऑफलाइन से ऑनलाइन का जमाना आने वाला है, समझ लो, आउटडेटेड हो जाओगे अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे। आजकल मोबाइल भी अपने आप को हर 2-3 दिन बाद ही अपडेट कर लेता है, आपको भेजते हैं नोटिफिकेशंस। हम तो इंसान है ना, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने उसकी बात ना लगी मुझे, मैंने रिसर्च किया क्या चल रहा है, और तब जियो ने अपने प्लान्स लॉन्च कर दिए थे, फायदे आपको पता होगा। और इंटरनेट की वो चीप एक्सेसिबिलिटी सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, सारा। यूनिकॉर्न कौन बना? ऑफलाइन वाले देखते रह गए, ऑनलाइन वाले यूनिकॉर्न बन गए। 7-7, 10-10, 15-15, 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां बन गई, समझ रहे हो? और तब मैंने 1.5 लाख की अपनी जॉब छोड़ के, पागलपंती देखो, 30,000 पे मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पापा मुझे क्या फोन करके बोलते हैं, मुश्किल से तो लाइफ में तो सेट हुआ, तू कर क्या रहा है, तेरा दिमाग ठीक है? मैंने कहा यार, लाइफ मेरी है, देखते हैं एक और रिस्क उठा के, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तक तो चल ही रहा था, रिस्क उठा के देखते क्या होगा। वो जो डिसीजन मैंने लिया था ऑफलाइन से ऑनलाइन आने का, मैं वहां पर ऑलमोस्ट 2 साल तक टॉप एजुकेटर रहा। उसको देखते मुझे एक और एडटेक कंपनी ने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बेंगलोर बुलाया। बेंगलोर आने के बाद मेरी लाइफ का पूरा टर्न अराउंड हो गया। तो मुझे लगता है कि कभी कभार ऐसे रिस्की मोमेंट्स जब आप पहचान लो क्या होने वाला है, कदम उठा लोगे तो काम हो जाता है लाइफ का। थैंक यू सो मच अरविंद भाई, हमसे बात करने के लिए। कतई कतल इंटरव्यू मैं कहूँगा इसको, और बहुत अच्छा, आपने अच्छी अच्छी बातें आपसे पता चली। आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू देख के पहले ही जितने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं वो और इंस्पायर होंगे, और मोटिवेट होंगे। और स्पेशली एक चीज़ की, जैसे हमने बात की, तूफानों में अगर कोई पल बढ़ रहा है तो वो हार नहीं मानेगा, आगे बढ़ते चलेगा। तो अरविंद भाई, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए नेशन एक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि लोग है ना, सच बताता हूँ आपको, आपकी औकात बताएंगे। देखो समझो, वो कहेंगे कि अपनी औकात से बड़े सपने देख रहा है, चद्दर से बड़े पाँव फैला रहा है। उसको जवाब अपने काम से देना, और अपने आप को सिर्फ ये बात बोलना कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी औकात से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी औकात को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। Nation Next, News Hub for New India.